रेप ऑफ नानकिंग तारीख का एक ऐसा बदतरीन इंसिडेंट जिसमें चीन के पूरे कैपिटल सिटी की औरतों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया, यहाँ तक कि 80 साल की बूढ़ी औरतों का भी रेप किया गया। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जापान इतना वहशी बन चुका था कि उसने चाइनीज लोगों की खोपड़ियों के ढेर लगा दिए थे। चाइना और जापान की इस दुश्मनी की कहानी आइए जानते हैं इस वीडियो में। टू द फैक्ट में खुशामदीद। नाज़रीन, चाइना और जापान की दुश्मनी सदियों से चलती आ रही है, जिसकी झलक आजकल के मॉडर्न दौर में भी नुमायां है। 19वीं सदी तक दोनों मुल्क ईस्ट एशियन रीजन पर अपने असर रसूख और कंट्रोल के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगे हुए थे। जापान और चाइना की यह सर्द जंग एक खूनरेज जंग में तब तब्दील हुई जब कोरिया पर कंट्रोल के लिए दोनों मुल्कों की फौजें आमने सामने आ गईं। 1894 से 1895 तक चलने वाली इस जंग को फर्स्ट साइनो जैपनीज वार कहा जाता है, जिसमें जापान ने चाइना को बुरी तरह से हरा दिया। जंगबंदी के एग्रीमेंट के लिए चाइना को बड़ी भारी कीमतें अदा करनी पड़ी और चाइना के काफी इलाके भी जापान के कब्जे में चले गए। इस जंग के बाद जापान चाइना में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता चला गया, जब तक कि जापान को डायरेक्ट जंग का दूसरा मौका नहीं मिल गया। जुलाई 1937 में बीजिंग के करीब मार्को पोलो ब्रिज पर जापानियों का एक सिपाही गुम हो गया। जापानियों को लगा कि शायद चाइनीज ने उसे पकड़ लिया है। इस सिपाही की तलाश के लिए जापानियों ने चाइनीज इलाकों में सर्च करना चाहा, मगर चीनी फौज ने इजाजत ना दी और इस छोटी सी बात पर दोनों मुल्कों के फौजों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। जापान को बहाना मिल चुका था। एक महीने के अंदर ही उसने चाइना के खिलाफ फुल स्केल हमले के लिए अपनी फौजें रवाना कर दी और यहाँ से दूसरी साइनो जैपनीज वार का आगाज हो चुका था। चीन में उस वक्त एक इंतहाई करप्ट, इनडिसिप्लिन और कमजोर हुकूमत थी, जिसने अपनी फौज की तरबियत पर खास तवज्जो नहीं दी थी। जबकि जापान की फौज, जो कभी नंगे पांव तलवार पकड़े सामुराई का एक टोला होता था, अब जदीद हथियारों से लेस, वेल डिसिप्लिन्ड, वेल ट्रेंड और बेहतरीन जंगी एक्सपर्टीज रखने वाली एक आर्मी बन चुकी थी। जापान बड़ी आसानी के साथ चीन को इन्वेड करता आ रहा होता है। चाइना के कई छोटे बड़े शहर और सी पोर्ट्स जापान के कब्जे में जा चुके होते हैं। शंघाई जैसे अहम पोर्ट सिटी पहुंचकर जापान को चाइनीज की तरफ से शदीद मज़ामत का सामना करना पड़ा। जापान को अपनी मिलिट्री सुपीरियरिटी की वजह से लगा कि वो शंघाई को 3 दिन के अंदर ही फतह कर लेंगे, मगर इस शहर में लड़ते लड़ते इनको तकरीबन 3.5 महीने का टाइम लग गया। आखिरकार इस जंग में भी जापान चाइना को पसपा कर देता है और चाइनीज फौज शहर छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाती है। शंघाई में लड़ी जाने वाली इस जंग को तारीख में बैटल ऑफ शंघाई के नाम से याद किया जाता है। जीत के बावजूद जंग में जापान को काफी जानी नुकसान पहुंचता है। इसके हजारों सिपाही और अफसरान हलाक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जापानीज फौज के दिल में चाइनीज के लिए शदीद नफरत पैदा हो जाती है। जापानी अब बस चाइना से बदला लेने के लिए किसी बेहतर मौके की तलाश में होते हैं। शंघाई पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के बाद अब जापानी फौज की तवज्जो चाइना के उस वक्त के कैपिटल सिटी नानकिंग या नानजिंग की तरफ जाती है। जापानी जैसे ही नानकिंग की तरफ मार्च करना शुरू करते हैं तो चाइना की नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट चांग काई शेक ने सारे सिपाहियों के मारे जाने के डर से एक ऐसा बुज़दिलाना फैसला किया जिस पर उसे आज भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। उसने अपनी सारी ऑफिशियल फौज को नानकिंग की हिफाजत से हटाकर वापस बुला लिया। शहर में सिर्फ अनट्रेंड और कमजोर सिपाहियों को हिफाजत के लिए छोड़ा गया, यानी चाइना का कैपिटल सिटी अब जापानियों के रहमो करम पर था। नाज़रीन, इंपीरियल जापान ने जंग में चाइना के लिए बिना हिचकिचाए पब्लिकली एक बेरहम मिलिट्री स्ट्रेटेजी का ऐलान किया हुआ था, जिसे 3 ऑल्स पॉलिसी का नाम दिया गया, यानी किल ऑल, बर्न ऑल, लूट ऑल। दिसंबर 1937 तक जापानी फौज नानकिंग शहर के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। जापानी सिपाही भूखे, थके हुए और मुसलसल सफर और जंग की वजह से उकताए हुए थे। ये बैटल ऑफ शंघाई में मारे गए अपने साथियों का बदला लेने के लिए भी बेचैन थे। इन्होंने जैसे ही शहर पर हमला किया तो चाइना के सिपाही इनके सामने 2 दिन भी टिक न पाए और शहर छोड़कर भागने के रास्ते ढूंढने लगे। जापानीज ने शहर में दाखिल होकर पहले इन सिपाहियों को चुन चुन कर मारना शुरू किया। भागने वाले सिपाहियों को मशीन गन्स का निशाना बना दिया गया। जिन्होंने सरेंडर किया, बच वो भी ना पाए। जमीन में बड़े बड़े गड्ढे खोदकर चाइनीज सिपाहियों को जिंदा दफन कर दिया गया। कई सिपाहियों को लाइन में खड़ा करके जिंदा जला दिया गया। जापानियों ने पूरे शहर में लूटमार शुरू कर दी। गरीब, अमीर, किसी की कोई कीमती चीज नहीं छोड़ी गई। घरों और इमारतों को आग लगा दी गई। शहर की तकरीबन 75% इमारतों को तबाह कर दिया गया। निहत्ते आम लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा जाने लगा। जो जहां नजर आता उसे वहीं सर में गोली मारकर खत्म कर दिया जाता। सैकड़ों लोगों का जापानी सेमुराई तलवार से सर कलम कर दिया गया।
सिपाहियों ने राइफल में लगे खंजर या बेयनेट का बेदरेग इस्तेमाल किया। हर नजर आने वाले शहरी का सीना इस खंजर से चीर दिया गया। पूरे खानदान के खानदान, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को बख्शा नहीं गया। हैवानियत की यह हद थी कि जैपनीज ने दूध पीते बच्चों पर भी रहम नहीं किया। कई मासूम बच्चों को राइफल के खंजर से चीर दिया गया। जापानियों के इस जुल्म और पागलपन की बहुत सी कहानियां उस वक्त के अखबारों में शाया हुई, जिनमें एक किस्सा टू किल 100 विद स्वॉर्ड बहुत मशहूर हुआ, जब जापान के 2 ऑफिसर्स ने आपस में शर्तिया मुकाबला किया कि देखते हैं कौन तलवार से 100 लोगों को पहले कत्ल करता है। जंग खत्म होने के बाद इन ऑफिसर्स ने माना कि हम चीनी लोगों को एक लाइन में खड़ा करते, फिर लाइन के एक एंड से दूसरे एंड तक इन लोगों की गर्दनें उतारते जाते थे। हैरान करने वाली बात यह है कि इस वाक़े के बाद जापान में इन 2 ऑफिसर्स की तस्वीरें अखबारों के फ्रंट पेज पर छापकर इस कारनामे पर इनको हीरो करार दिया गया। हमले के पहले ही 2 दिनों में 1 लाख लोगों को कत्ल किया गया, जिनमें चीनी सिपाही और नानकिंग के आम शहरी शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 10 मिनट में 200 लोगों को कत्ल किया गया। सिविलियंस को आधा जमीन में गाड़ कर उन पर कुत्ते छोड़ दिए जाते जो उन्हें नोच खाते। नानकिंग के बीच से गुजरता यांगजे रिवर सर्दी की वजह से जम गया था। जापानी सिपाही शहरियों को जबरदस्ती इस दरिया से गुजारते, जो कच्ची बर्फ के टूटने की वजह से दरिया में जा गिरते। शहर में इंसानी सरों और लाशों के ढेर लग चुके थे, जिन्हें जमा करके जला दिया गया या दफन कर दिया गया। जब इस कत्ले आम और खून रेजी से सिपाहियों का दिल भर गया तो उन्होंने अपनी नजरें नानकिंग की बदकिस्मत औरतों की तरफ गाड़ ली और ऐसे शर्मनाक जुल्म ढाए, जिसके बाद इस हमले का नाम ही रेप ऑफ नानकिंग पड़ गया। जापानी सिपाही घर घर जाकर औरतों को तलाश करने लगे। जैसे ही कोई औरत मिलती उसका वहीं गैंग रेप कर दिया जाता। माओ की गोद में सोए मासूम बच्चों को राइफल के खंजर मारकर कत्ल कर दिया जाता और फिर वहीं उस माँ को भी ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया जाता। प्रेग्नेंट औरतों को दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद उनके पेट चाक करके उनके बच्चों को बाहर निकाल कर फेंक दिया गया। इस हैवानगी में जापानियों ने किसी भी उम्र या क्लास की औरत पर रहम नहीं किया। 8 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की बूढ़ी औरत को भी जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। हर वक्त और हर जगह पे नानकिंग औरतों को जिनसी हवस का निशाना बनाया गया, जिनमें हाउसवाइफ्स, किसान, स्टूडेंट्स, टीचर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, यहाँ तक के बुद्ध मत की मजहबी राहबा भी जापानी दरिंदों से बच न पाई। घर के मर्दों को अपनी माँ, बहन और बेटियों से जिनसी अमल करने पर मजबूर किया गया। उस वक्त नानकिंग में मौजूद एक क्रिश्चियन मिशनरी जेम्स एम मैकेलम ने अपनी आंखों देखा हाल बताया कि हर रात तकरीबन 1000 औरतों से ज्यादती की जाती और दिन में अलग। इनमें से काफ़ी औरतों को मौत आने तक ज्यादती का निशाना बनाया गया। जो औरतें बच गईं उन्हें जंग में सिपाहियों के लिए कंफर्ट वुमेन बनाकर साथ रखा गया। 6 हफ्ते तक चलने वाले इस कत्लेआम और बर्बरियत में कम से कम 20,000 से 80,000 औरतों के साथ जिनसी दरिंदगी की गई, जबकि 3 लाख लोगों को कत्ल किया गया। दोस्तों, जापान के चाइना के खिलाफ ऐसे जालमाना हमलों के एनी शाहिद और पक्के सबूत मिलने के बावजूद भी जापान ने आज तक इस जुल्म पर चाइना से माफ़ी नहीं मांगी है। यहाँ तक कि वो इस वाक़े को मानने से भी इनकारी है। 1937 से शुरू होने वाले जापानी जंगी जराइम तब तक कम नहीं हुए जब तक कि 1945 में अमेरिका ने आकर इसे एटम बमों से खामोश नहीं कराया। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल टू द फैक्ट को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।